हेलो ऑल, आज हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ओवरसीज मतलब आउटसाइड इंडिया, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट करना। यानी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हम क्या समझते हैं कि अगर हम इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसके लिए हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बताया गया है कि जनरल परमिशन क्या है और प्रोहिबिशंस क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ एक नोट्स कवरअप किए हैं जो कि एक शॉर्ट फॉर्म में है। इस पहले हम नोट्स से कवर करते हैं, उसके बाद स्टडी मटेरियल से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो एक जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है इंडिया का, वो बाहर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है? पैसा जो है वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, किस फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो इंडिया का जो रेजिडेंट है, वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो पैसा है वो बाहर इन्वेस्ट कर सकता है, और या इन द फॉर्म ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ए जेवी और होली ओन सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। तो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में जो पैसा है वो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। वो क्या करेगा? जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो शेयर्स खरीदेगा बाहर से, जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी से। सो देन वो पैसा जो इन्वेस्ट करेगा वहां पे, तो इसके लिए कुछ लिमिट्स बताई है। तो लिमिट्स क्या है? लिमिट्स ऑफ ओडीआई बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसके लिए लिमिट है अप टू $2 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। यानी कि वो अप टू $2 2,50,000 जो है पर फाइनेंशियल ईयर आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। इसके लिए आरबीआई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि डिस्क्राइब किया गया है अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में। सो इस केस में क्या है? रेजिडेंट इंडिविजुअल अप टू $2 2,50,000 आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। और इसमें आगे ये लिखा गया है, ये एक नोटेड पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ईईएफसी एंड आरएफसी अकाउंट शेल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ $2 2,50,000 अंडर द प्रोविजंस ऑफ एलआरएस। एलआरएस मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो जो इसमें जो अगर रेजिडेंट है, इंडिविजुअल रेजिडेंट जो इंडिया का है, वो अगर अपने ईईएफसी अकाउंट से, यानी कि एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से या रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको भी 2,50,000 की लिमिट में कंसिडर करेंगे। एंड जनरल परमिशन इज ऑल्सो अवेलेबल टू सेल द शेयर्स सो परचेज और एक्वायर्ड, और इन शेयर्स को वो परचेज भी कर सकता है या बेच भी सकता है। ये जनरल परमिशन ग्रांटेड है आरबीआई से, इसके लिए आरबीआई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो हम एक साधारण शब्दों में अगर समझें तो एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जो इंडिया का है वो अप टू $2 2,50,000 आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। सो हम आगे पढ़ते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ इंडियन पार्टी। इंडियन पार्टी में हम कौन कौन काउंट करेंगे? कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म या एलएलपी। यानी कि जो इंडियन पार्टी किस फॉर्म में हो सकती है? तो कंपनी जो है वो आउटसाइड इंडिया पैसा इन्वेस्ट करती है, या पार्टनरशिप फर्म है जो वो आउटसाइड इंडिया पैसा इन्वेस्ट कर रही है, या एलएलपी है वो आउटसाइड इंडिया पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो उस केस में क्या लिमिट्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और जो ये जो इंडियन पार्टी है, जो कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है, वो क्या नहीं होनी चाहिए? शुड नॉट बी इन आरबीआई लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स। वो आरबीआई लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो केसेस हैं, इस केस में जो ये कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है वो आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करती है, तो वो किस में इन्वेस्ट करेगी? या तो जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करेगी या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगी। जॉइंट वेंचर से क्या मतलब है? यहाँ पे जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी, यानी कि किसी फॉरेन एंटिटी में इन्वेस्ट कर रही है
या 100% कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी इज टेकन बाय इंडियन पार्टी। होली ओन सब्सिडरी का मतलब क्या है यहाँ पे, वो 100% कैपिटल ऑफ फॉरेन एंटिटी इज टेकन बाय इंडियन पार्टी, यानी कि फॉरेन एंटिटी का 100% कैपिटल इज टेकन बाय इंडियन पार्टी। सो वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होंगे इस केस में, जो इंडियन पार्टी है यानी कि कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है या पार्टनरशिप फर्म कर रही है, तो उसके वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, किस फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करेगी। वो या तो क्या करेगी, लोन देगी, यानी कि एज ए लोन देगी, वहां पे आउटसाइड इंडिया को लोन देगी एज एन इन्वेस्टमेंट के रूप में, यानी कि वो लोन देगी आउटसाइड इंडिया, या सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी, या आउटसाइड इंडिया से इक्विटी शेयर्स परचेज करेगी और पैसा इस क्या करेगी, बाहर इन्वेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। या गारंटी और ऑन बिहाफ ऑफ होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर देगी, या परफॉर्मेंस गारंटी देगी। तो इस केस में कितना हो सकता है, लोन देगी वो 100% होगा, सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी 100%, एंड गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ होली ओन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर 100% को काउंट करेंगे, परफॉर्मेंस गारंटी में 50% काउंट करेंगे। तो इनमें हम क्या करेंगे, ये किसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट इसको बोलते हैं कि जिस फॉर्म में जो इंडियन पार्टी है जो आउटसाइड इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो अब आगे हम इसके बारे में एक बार इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से कवर अप करते हैं जो हमें दिया गया है। ये रहा हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल के बारे में बताया गया है इसमें, जो कि ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स कमिटमेंट्स और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पोर्टेंट एवेन्यू फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल बिजनेस बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें हम इन शॉर्ट में हम पढ़ें तो ये बताया हुआ है कि ए रेजिडेंट इंडिविजुअल may make overseas direct investment in the equity shares or compulsorily convertible preference shares of a joint venture or wholly owned subsidiary outside India, जो कि हमने नोट्स में से कवर अप किया था। सो देन हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि प्रोहिबिशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो प्रोहिबिशंस कहाँ कहाँ पे की गई है, इसके लिए मैंने नोट्स में एक पॉइंट कवर अप किया गया है, प्रोहिबिशंस कहाँ पे प्रोहिबिटेड है, जहाँ पे हम आउटसाइड इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकते, यानी कि हम आउटसाइड इंडिया जो पैसा लगा रहे हैं उसको रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते उस पैसे को। और ट्रेडिंग इन टीडीआर नहीं कर सकते, यानी कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर से क्या मतलब है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और बैंकिंग बिजनेस में नहीं कर सकते। तो ये तीन जो एरियाज हैं ये प्रोहिबिटेड एरियाज हैं, इन एरियाज में हम वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंट और कॉमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स और ब्रिजेस, यानी कि ये एक्टिविटीज में हम पैसा लगा सकते हैं। कौन सी एक्टिविटीज में पैसा लगा सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप में पैसा लगा सकते हैं आउटसाइड इंडिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंट या कॉमर्शियल प्रीमाइसेस में पैसा लगा सकते हैं, रोड्स और ब्रिजेस में कंस्ट्रक्ट करने में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो इसमें दिया गया है हमारा ओडीआई के टॉपिक में दिया गया है, ये हमारा ओडीआई का टॉपिक अभी ये देखो, ये इसमें दिया गया है, जो इसमें जो प्रोहिबिटेड दिया गया है, prohibitions. Indian parties are prohibited for making investment in foreign entity engaged in real estate, meaning buying and selling of real estate or trading in transferable development rights, but does not include development of township, construction of resident, commercial premises, roads or bridges or banking business without the prior approval of resident bank। तो वो हमने नोट्स में इजी तरीके से हमने उसको कवर अप किया है। सो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं
कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया क्या होती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया किस फॉर्म में हो सकती है, वो या तो अप्रूवल रूट से हो सकती है या ऑटोमेटिक रूट से होती है। इसके दो रूट्स होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक अप्रूवल रूट होता है। और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया किस तरीके से हो सकती है, कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल और सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम ऑफ ए फॉरेन एंटिटी, यानी कि जो इंडियन पार्टी है वो आउटसाइड इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो किस तरीके से कर सकती है, यानी कि वो कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल कर सकती है टू द मेमोरेंडम ऑफ फॉरेन एंटिटी, या परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ ए फॉरेन एंटिटी, वो शेयर्स परचेज कर सकती है आइदर बाय मार्केट परचेज और प्राइवेट प्लेसमेंट और थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, सिग्निफाइंग ए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द फॉरेन एंटिटी। तो however it does not include portfolio investment, इसमें हम किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा नोट्स से कवर अप किया था, एक बार यहाँ से रीड आउट कर लेते हैं। मीन्स द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी लोन और एंड 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी एंड 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। ये देखो 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी लेंगे, इशूड बाय एन इंडियन पार्टी टू और ऑन बिहाफ ऑफ इट्स ओवरसीज जॉइंट वेंचर कंपनी और होली ओन सब्सिडरी। RBI has permitted total financial commitment of up to 400% of net worth of Indian entity, which can be made in the overseas entity by way of equity, loan and guarantee. Net worth means paid up capital and free reserve. So हम इसके बारे में देखते हैं नोट से एक बार, इसको मैंने इजी वे में बनाया है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के रूप में हम कंसिडर करते हैं, जैसे मान लो हमने लोन दिया है आउटसाइड इंडिया, $500 का लोन दिया है, और सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी जो किया है इंडियन पार्टी ने, इंडियन पार्टी में कौन, यानी कि मान लो एक कंपनी है उसने बाहर लोन दिया है $500 का, एंड सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी किया है $500 का, एंड गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ फॉलोइंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर किया है $500 का, और परफॉर्मेंस गारंटी दी है $500 की, जो कि हम इसका 50% काउंट करेंगे। तो इनका $1750 टोटल हो गया। तो यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इतना किया। तो हम अब देखेंगे कि लिमिट क्या, RBI इस लिमिट को परमिट करता है इसको, तो इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना होगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट शुड नॉट बी मोर देन 400% ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ से यहाँ पे क्या मानेंगे कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो इसमें हम मान लो अब एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि मान लो इक्विटी रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो $250 है, और फ्री रिजर्व्स जो है वो $250 है। टोटल कितना हो गया, $500 हो गया हमारा नेटवर्थ। तो ये टोटल नेटवर्थ हमारा जो हो गया $500 हो गया। ये जो मैंने लिखा हुआ है, मैक्सिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना अलाउड है, 400% ऑफ $500, तो कितना हो गया $2000। तो अप टू $2000 जो है वो इंडियन पार्टी आउटसाइड इंडिया पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है, $1750 बन रहा है, जो कि इस $2000 की लिमिट के अंदर अंदर है, तो ये अलाउड है। तो इसमें हमें RBI की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। अगर अब इसमें एक और हम देखते हैं, ये हमने बनाया है मोड्स ऑफ ODI। ODI के मोड्स कौन से होंगे, एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक अप्रूवल रूट होता है। इसके दो रूट होते हैं। देखो एक जो कंपनी है, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जो इंडियन पार्टी है, जो कि कंपनी है LLP है, ठीक है, वो आउटसाइड इंडिया पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो वो या तो ऑटोमेटिक रूट से पैसा इन्वेस्ट कर सकती है या अप्रूवल रूट से पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो ऑटोमेटिक रूट में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि उसको RBI की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी, और अप्रूवल रूट में उसको अप्रूवल लेनी होगी किससे, RBI से अप्रूवल लेनी होगी। तो इसमें एक लिमिट मेंशन की गई है, जो कि है कि अप टू 400% ऑफ नेटवर्थ और $1 बिलियन विच एवर इज लेस, यानी कि जैसे 2000 जो हमारा ऊपर बना था, $2000 जो हो गया 400% ऑफ $500 हो गया, जो यहाँ पे कि हमारा $2000 बना था, ठीक है, अप टू 400% ऑफ नेटवर्थ और $1 बिलियन विच एवर इज लेस। इससे ज्यादा अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर चाहती है आउटसाइड इंडिया, तो उसको क्या लेना होगा, RBI अप्रूवल लेना होगा। तो ये हमने मेंशन किया हुआ है कि ओवर एंड अबव द लिमिट गिवन, यहाँ की ये जो लिमिट मेंशन की गई है, इससे ऊपर उसको पैसा बाहर इन्वेस्ट करना है इंडियन पार्टी को, तो उस केस में RBI की अप्रूवल लेनी होगी। तो हम अभी एक बार नोट से देख लेते हैं।
जो कि हम आज हमारे ओडीआई का जो टॉपिक है इसमें हमने नोट्स में मैक्सिमम कवरेज कर लिया है, यही जो स्टडी मटेरियल में मेंशन किया गया है इंस्टीट्यूट के, और वो उसको हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायग्राम्स के थ्रू कवर अप किया है। सो देन आप इसको डिटेल में यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो टॉपिक दिया गया है इसमें स्टडी मटेरियल में, वो सेम लैंग्वेज में दिया गया है। तो ये एक बार हम इसको यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। ओडीआई का जो टॉपिक है इसके बारे में सबसे पहले ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के बारे में बताया गया है, जो कि हमने नोट से कवर अप किया है। सो देन प्रोहिबिशंस के बारे में बताया गया है कि जो रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकते, पैसा लगा नहीं सकते, टीडीआर में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आगे जनरल परमिशन के बारे में बताया गया है। देन इसमें जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगा सकते। देन फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन दी गई है, जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन दी गई है, होली ओन सब्सिडरी की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, जो कि हमने नोट्स में कवर अप की है। तो इंडियन पार्टी की डेफिनेशन दी है जो हमने नोट्स में कवर अप की है। देन ऑटोमेटिक रूट फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया के बारे में जो है ये लिमिट दी गई है कि $1 बिलियन और विद इन 400% ऑफ नेटवर्थ की लिमिट में होना चाहिए। देन हम ये जो लिमिट परमिसिबल है ये फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन के अंडर में कवर अप होते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो EEFC अकाउंट से पैसा लगा रहे हैं या ADR GDR के थ्रू पैसा लगा रहे हैं, वो वो चीज़ें इस लिमिट में काउंट नहीं होंगी। जो इंडियन पार्टी बाहर पैसा इन्वेस्ट करती है EEFC अकाउंट से कर रही है या ADR GDR के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको उस लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे जो दिया गया है प्रोसेस दिया गया है कि इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्म ODI के बारे में बताया गया है कि जो इंडियन पार्टी को वो फॉर्म ODI के थ्रू एप्लीकेशन फाइल करनी होगी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि हमने ECB में पढ़ा था कि उसमें फॉर्म ECB जाता था, इसमें एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में देनी होगी, फॉर्म ODI में एप्लीकेशन देनी होगी। सो देन अप्रूवल रूट के बारे में बताया गया है। और देन आगे जो टॉपिक दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आप इसको अगेन एंड अगेन एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकेस आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट में मेंशन कर